नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम एवं स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, योजना आयोग, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने क्या किया था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत। आज हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे आएंगे तो जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन संविधान में किस तरीके से अमेंडमेंट होता है, किस तरीके से संशोधन होता है, ये भी जो है चीज़ें पता होनी बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या कर दिया जाता है, पूछ दिया जाता है। तो चलिए हम लोग टॉपिक क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। तो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट या संशोधन की प्रक्रिया। तो संशोधन की प्रक्रिया को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि आखिर वो संशोधन की कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट या महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। अगर संविधान संशोधन के बारे में आएंगे तो संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 20 के अंतर्गत किया गया है। भाग 20 में पार्ट 20 में यह बताया गया है कि किस तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन का मतलब यह है कि जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया में जो है वैश्विक समाज आगे बढ़ रहा है, भारत देश आगे बढ़ रहा है, तो नित्य नए दिन नई चुनौतियां क्या हो रही हैं, सामने आ रही हैं। तो उन नई चुनौतियों से निपटने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए संविधान में जो है कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो उस अमेंडमेंट के बारे में, संशोधन के बारे में भाग 20 में बताया गया है, पार्ट 20 में बताया गया है। उसके अलावा अगर आर्टिकल में आएंगे तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन के तरीके के बारे में बताया गया है कि आखिर किस तरीके से संविधान संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन का टॉपिक करने से पहले हम लोग जो है कुछ फैक्ट्स हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेजॉरिटी क्या होता है, बहुमत क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट पहले हम समझेंगे। फिर हम लोग संशोधन की प्रक्रिया को क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं टॉपिक संविधान संशोधन। अगर संविधान संशोधन के बारे में आप आएंगे, संविधान संशोधन के अंतर्गत पहले कुछ फैक्ट्स है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुमत। आखिर ये बहुमत क्या होता है, मेजॉरिटी क्या है। तो बहुमत या मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं। बहुमत का मतलब होता है कि टोटल मेंबर, जितने भी मेंबर या जितने भी सदस्य किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में अवेलेबल हो, या किसी भी पार्लियामेंट में, या जो है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो उस टोटल मेंबर में उस मेंबर का आधे से एक अधिक जिस भी
मैटर के फेवर में वोटिंग करेगा, यह माना जाएगा कि मेजॉरिटी जो है उस मैटर पर या उस मुद्दे पर या उस इशूज पर एग्री करता है। और जब मेजॉरिटी एग्री करेगा तो वो चीज़ें क्या मानी जाएंगी, सही मानी जाएंगी। तो अगर आप आएंगे बहुमत या मेजॉरिटी का मतलब होता है कि आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक को हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग बहुमत बोलते हैं या मेजॉरिटी का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल पे आएंगे, फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण पे, जैसे अगर लोकसभा का अगर हम लोगों को मेजॉरिटी निकालना है, लोकसभा का मेजॉरिटी अगर निकालना है या बहुमत निकालना है, तो सबसे पहले बहुमत निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा में कितने सीट। तो लोकसभा में अगर सीट पे अगर आप आएंगे कि 543, दो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि एंग्लो इंडियन का जो पद है क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 543 का मेजॉरिटी कितना होगा, 543 का मेजॉरिटी अगर आप आएंगे तो अगर आप आएंगे तो इसका जो मेजॉरिटी होगा लगभग अगर आप आएंगे 272 क्या होगा, 272 इसका बहुमत होगा। क्या होगा, बहुमत होगा, मेजॉरिटी होगा। तो इस प्रकार 543 का आधे से एक अधिक जो है क्या कहलाएगा, मेजॉरिटी कहलाएगा। उसी तरीके से जैसे अगर जो है किसी भी पार्टी को सरकार बनाना है तो सरकार बनाने के लिए बहुमत कितना होना चाहिए, 273 के आसपास अगर मेजॉरिटी होगा तो वह जो है क्या करेगा, सेंट्रल स्तर पर या जो है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट क्या करेगा वो तैयार करेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब बहुमत का मतलब होता है आधे से एक अधिक। मान लीजिए आपको राज्यसभा का बहुमत निकालना हो, तो राज्यसभा का बहुमत निकालने के लिए 245, तो 245 है तो 245 का हाफ कर दीजिए। अगर हाफ करेंगे तो लगभग 173 अगर आप आएंगे तो यह जो है आपको क्या दिखेगा, 123 अगर आप आएंगे तो 123 जो है क्या होगा, इसका मेजॉरिटी होगा, बहुमत होगा, क्योंकि 245 का आधे से एक अधिक क्या होगा, 123। तो 123 इसका क्या होगा, मेजॉरिटी होगा, इसका क्या होगा, बहुमत होगा। ओके, तो इस प्रकार आशा करते हैं कि आपको मेजॉरिटी का मतलब, बहुमत का मतलब समझ में आ गया होगा। अब बहुमत जब समझ गए तो हम लोग समझते हैं साधारण बहुमत क्या है। अगर साधारण बहुमत पे आएंगे, सिंपल मेजॉरिटी, या सिंपल मेजॉरिटी, तो साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना पड़ेगा आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग उपस्थित हैं और कितने लोग उस उपस्थित मेंबर में से, जो प्रेजेंट मेंबर हैं, और उस प्रेजेंट मेंबर में से कितने लोग क्या कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि लोकसभा में मान लेते हैं कि कोई भी जो है विधेयक साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी से क्या करना है, पास करना है। जैसे मान लेते हैं कि यूपी का नाम चेंज करके क्या करना है, उत्तर प्रदेश करना है।
मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का नाम बदल के क्या करना है, उत्तम प्रदेश करना है, तो यूपी से या उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश करने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, सिंपल मेजॉरिटी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि लोकसभा में जो है 300 मेंबर या 300 सदस्य क्या हो, उपस्थित हो। अब 300 सदस्य तो कितने हो, क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए, उपस्थित हो गए। अब इस 300 सदस्यों में मेंबर में हो सकता है कि 300 मेंबर ने वोटिंग न किया हो, कुछ कम ही लोगों ने किया हो, या हो सकता है कि 300 लोगों ने क्या कर दिया हो, वोटिंग कर दिया। अगर 300 लोगों ने वोटिंग कर दिया तो इसका जो बहुमत होगा, वो कितना होगा, 151, क्या होगा, 151। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, उपस्थित कितने हुए, 300 लोग, और उपस्थित 300 लोग भी हुए, और मतदान भी कितने लोगों ने कर दिया, 300 लोगों ने। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो उसका 151 क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत होगा, सिंपल मेजॉरिटी होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है, कितने लोग उपस्थित हो रहे हैं, जितने लोग उपस्थित हो रहे हैं उतने लोगों में जितने लोग वोट कर रहे हैं उन वोटों में आधे से एक अधिक क्या कहलाएगा, सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। वोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी, अगर विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी आएंगे तो स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो उपस्थित क्या हो, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। जैसे मान लेते हैं कि 300 लोग क्या हुए, उपस्थित हुए, और 300 लोगों में मान लेते हैं कि 250 लोगों ने क्या किया, वोटिंग किया। कितने लोगों ने वोटिंग किया, 250 लोगों ने क्या किया, वोटिंग किया। अगर 250 लोगों ने वोटिंग किया, 250 लोगों ने वोटिंग में अगर मान लीजिए कि 126 का जो वोट हो किसी एक इशूज के लिए फेवर में हो, तो हम क्या कहेंगे, सिंपल मेजॉरिटी के पास हो गया। लेकिन इस 250 का 2/3 बहुमत अगर जो है 2/3 मेजॉरिटी, जिसका 2/3 मेंबर क्या करेंगे, अगर उसके फेवर में क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, फेवर में वोटिंग करेंगे, तो इसे जो है कौन सा बहुमत बोलते हैं, विशेष बहुमत बोलते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। तो संविधान में अगर आप आएंगे तो संशोधन करने के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है। एक जो है सिंपल मेजॉरिटी से, दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी से, और तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत। राज्यों का बहुमत का मतलब करंट में कितने राज्य हैं, 28 स्टेट हैं। तो 28 स्टेट का बहुमत कितना होगा, आधे से एक अधिक लगभग 15। जो 15 राज्य होंगे अगर इसके फेवर में वोटिंग करेंगे तो यह माना जाएगा कि आधे से एक
आधे से एक अधिक या आधे से अधिक राज्यों का बहुमत क्या है, समर्थन में, फेवर में है और विशेष बहुमत से भी पास कर लिया तो वैसे मुद्दे को क्या कर लिया जाएगा, पास कर लिया जाएगा। तो ये 3 तरीके बताए गए हैं। लेकिन संविधान में जो भी संशोधन साधारण बहुमत से किया जाता है, सिंपल मेजॉरिटी से किया जाता है, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता और संविधान में उसे संशोधन के अंतर्गत किसी प्रकार का नंबर भी नहीं दिया जाता, किसी प्रकार का संख्या भी नहीं दिया जाता। लेकिन विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों का जो मेजॉरिटी होता है, बहुमत होता है, इसके द्वारा जो अमेंडमेंट होते हैं उस अमेंडमेंट को जो है क्या किया जाता है, उसको नंबर भी दिया जाता है और उसको संविधान संशोधन के अंतर्गत दायरे में क्या करते हैं, रखते हैं। तो चलिए, ये हम लोगों ने विशेष बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी और विशेष बहुमत का आधे से अधिक राज्यों का बहुमत हम लोगों ने क्या कर लिया, समझ लिया। अब आइए संविधान संशोधन से संबंधित चीजें देखते हैं। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, बहुमत द्वारा संशोधन और विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों द्वारा, आधे से अधिक राज्यों का बहुमत के द्वारा संशोधन। तो अगर आप आएंगे तो ये जो है सारी बातें क्या करी गई हैं, बताई गई हैं। तो सबसे पहले ये आप जानिए कि साधारण बहुमत के द्वारा जो भी संशोधन किया जाएगा उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन किया जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा जो अमेंडमेंट किए जाएंगे, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ओके, इसके अलावा इस संशोधन को या इस प्रकार के संशोधन को संविधान में नंबर या संख्या नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। जैसे अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, 2 और 3 के लिए 2 और 3 के अंतर्गत जब साधारण बहुमत से संशोधन किए जाते हैं तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता। अगर आर्टिकल 3 में आएंगे तो आर्टिकल 3 ये कहता है किस तरीके से किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाए, किस तरीके से किसी राज्य के बाउंड्री लाइन को छोटा कर दिया जाए या किसी राज्य के बाउंड्री लाइन को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए, या एक राज्य में जो है 2-3 और राज्य क्या कर दिए जाए, बना दिए जाए। ये सारे प्रोसेस, ये सारी प्रक्रियाएं जो है किसके माध्यम से की जाती हैं, साधारण बहुमत के माध्यम से, सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से संसद क्या करता है, कानून बनाता है या संशोधन करता है। इसके अलावा नागरिकता से संबंधित संशोधन, नागरिकता से संबंधित संशोधन
तो ये सारी बातें अगर आप आएंगे तो किसके अंतर्गत करी जाती हैं? साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है, लेकिन इसको संविधान में संख्या या नंबर नहीं दिया जाता और उसे संविधान संशोधन भी नहीं माना जाता। अब आइए विशेष बहुमत द्वारा संशोधन देखते हैं। अगर विशेष बहुमत द्वारा संशोधन अगर आप आएंगे और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के का बहुमत के द्वारा संशोधन आएंगे तो इसे संविधान संशोधन माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? इसे संविधान संशोधन माना जाता है और संविधान में इसे नंबर भी दिया जाता है। संविधान में इसे संख्या या काउंटिंग या नंबर भी दिया जाता है, तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों के द्वारा जो भी अमेंडमेंट होंगे उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माना जाता है। जैसे जीएसटी बिल लाया गया था, तो जीएसटी बिल लाया गया था, बाद में उसको संसद के दोनों सदनों से, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से क्या किया गया? पास किया गया और उसके बाद पास किया गया स्पेशल मेजॉरिटी से। कैसे पास किया गया? स्पेशल मेजॉरिटी से, और उसके बाद उसको आधे से अधिक राज्यों के द्वारा भी क्या किया गया? समर्थन प्रदान कराया गया। तब वह राष्ट्रपति के द्वारा क्या हुआ? हस्ताक्षर हुआ और वह क्या बन गया? जीएसटी एक्ट बन गया, गुड्स एंड सर्विसेज अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो कुछ मुद्दे इसके द्वारा संशोधित होते हैं और कुछ मुद्दे जिसके द्वारा संशोधित होते हैं तो इसके द्वारा संशोधित होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन किया जा सकता है, परंतु संशोधन करते हुए पार्लियामेंट को यह ध्यान में रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर का या मूलभूत ढांचे का या बुनियादी संरचना का वायलेशन नहीं होना चाहिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर संशोधन करते समय बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत संरचना का वायलेशन होता है तो वैसे संदर्भ में जुडिशरी क्या करेगा? उस संशोधन को या उस कानून को या उस विधि को शून्य घोषित कर देगा जहां तक वह विधि संविधान में बताए गए आइडियलिज्म या बुनियादी स्ट्रक्चर का या बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करेगा। तो संशोधन किया जा सकता है बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत संरचना को ध्यान में रखते हुए। नोट कर लीजिएगा कि आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन तो वो कौन कौन से संशोधन इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो हम लोग क्या करेंगे इसको आइए देखते हैं। सबसे पहला संशोधन कब किया गया? पहला संशोधन या प्रथम संविधान संशोधन 1951। पहला संशोधन प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा
या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया, तो 1951 या प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। तो 1951 के द्वारा संविधान में जब संशोधन किया गया तो इस संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची क्या कर दिया गया, जोड़ा गया। तो जो 9वीं अनुसूची था, अगर आपको याद होगा शेड्यूल हम लोगों ने करा था, अनुसूची का टॉपिक किया था, तो अनुसूची में हम लोगों ने देखा था कि पहले कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। बाद में क्या कर गई, 4 अनुसूची और जोड़ दिया गया बाद में अलग अलग अमेंडमेंट के माध्यम से, और टोटल नंबर आप शेड्यूल या अनुसूची कितनी हो गई, तो 12 हो गई। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची क्या की गई, जोड़ी गई। और इस 9वीं अनुसूची में उल्लिखित जो विषय थे, इसके अंतर्गत उल्लिखित विषयों को न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर रखा गया। तो इस प्रकार जो प्रथम संविधान संशोधन या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 किया गया, और उसके माध्यम से संविधान में 9वीं अनुसूची या 9 शेड्यूल ऐड की गई, और 9 शेड्यूल के अंतर्गत उल्लिखित विषयों को न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू के दायरे से क्या किया गया, बाहर रखा गया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जो भी चीजें उसके दायरे से बाहर रखी गई, यह सब कब जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन 1951। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। लेकिन बाद में अगर आप आएंगे तो इसका जो है बहुत मिसयूज होने लगा। लोग क्या करने लगे, कानून बनाकर उसको 9वीं अनुसूची के दायरे में रखते लगे। अब वह कानून चाहे जो है संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, तो संशोधन क्या कर दिया गया, बाद में यह संशोधन किया गया कि अब 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भी जो भी सब्जेक्ट रखे जाएंगे, जो भी विषय रखे जाएंगे, उन विषयों का जो है जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अगर वह विषय या वह मुद्दा संविधान के आदर्शों का अतिक्रमण करता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो जो दूसरा संशोधन हम लोग देखेंगे, 7वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7वां संविधान संशोधन जो है कब किया गया, 1956 में, 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया। और इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई। और इस राज्यों के पुनर्गठन या इस भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर क्या किया गया, कितने राज्य बनाए गए, तो अगर आप आएंगे तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्या बनाए गए, राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से जो है उस समय भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और उसके अलावा जब यह पुनर्गठन की बात की गई तो उस समय जो राज्यों को कैटेगराइज किया गया था अलग अलग ग्रुप में, उस ग्रुप को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और उसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किया गया, तथा पहले जो 3 कैटेगरी बनाए गए थे राज्यों को, उस कैटेगरी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और उसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट है 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। दादर एवं नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। तो भारतीय संघ में अगर पूछा जाए दादर एवं नागर हवेली को कब जोड़ा गया? जोड़ा गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। नेक्स्ट अगर आएंगे 11वां संविधान संशोधन अधिनियम। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। 1961 इस 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा यह बताया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये कब व्यवस्था किया गया? 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। तो 1961 में क्या बताया गया? आपको याद होगा तो हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल सिस्टम बनाया जाता है, निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। उस निर्वाचक मंडल में क्या होते हैं? सदस्य क्या होते हैं? उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। उसके अंतर्गत वैसे मेंबर्स को शामिल किया जाता है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। तो इस प्रकार अगर निर्वाचक मंडल में कुछ मेंबर क्या हो? रिक्त हो या उनका पद खाली हो, तो वैसे संदर्भ में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को चुनौती नहीं दिया जा सकता। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। तो 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा, दमन व दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इस प्रकार 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारतीय संघ में गोवा, दमन और दीव को क्या किया गया? शामिल किया गया। नेक्स्ट आएंगे 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा नागालैंड के बारे में विशेष व्यवस्था की गई।
या आप ऐसे कह सकते हैं कि 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 किससे संबंधित था? तो यह जो है नागालैंड के बारे में क्या था? नागालैंड के बारे में था, या नागालैंड के बारे में विशेष व्यवस्था से संबंधित था। नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार अगर आप आएंगे 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में क्या किया गया? शामिल किया गया। अगर वर्तमान में आप 8वीं अनुसूची में अगर आप आएंगे तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन ये 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में क्या किया गया? शामिल किया गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है? किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो 1973 में 1973 में एक केस आता है। केस का नाम था केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। तो 1973 में जो ये केस आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या वर्सेज केरल राज्य, तो इस वाद में यह डिसीजन या सुप्रीम कोर्ट यह डिसीजन देता है कि संसद जो है संशोधन कर सकता है, संविधान में संशोधन कर सकता है। सिर्फ कंडीशन यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। संविधान में संशोधन कर सकता है, संविधान में संशोधन कर सकता है, परंतु आधारभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का
उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संशोधन के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकता है, परंतु जो है आधारभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत संरचना का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मूलभूत संरचना का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और एक प्रश्न इससे पूछा जाता है कि सबसे पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट ने कब इंट्रोड्यूस किया? तो सबसे पहली बार जो है बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत संरचना का सिद्धांत, मूलभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत संरचना का जो सिद्धांत दिया गया वह जो है पहली बार केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में सर्वप्रथम पहली बार जो है क्या किया गया, पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया और यह कहा गया कि संसद में इसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूलभूत स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बुनियादी संरचना का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। तो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा के सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545 कर दी गई। तो 525 से कितना कर दिया गया? 545। नेक्स्ट 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, यह भी बहुत पूछा गया है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम राज्य को या सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार 35वां संविधान संशोधन भी किससे संबंधित है? तो 35वां संविधान संशोधन भी सिक्किम से संबंधित है और 36वां संविधान संशोधन भी सिक्किम से संबंधित है। लेकिन 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को क्या कर दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नोट कर लीजिएगा।
हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 42वां संविधान संशोधन। अधिनियम 1976, अधिनियम 1976 बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, लघु संविधान के नाम से जानते हैं या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से करते इसे जानते हैं। लघु संविधान जिसे कहा जाता है, ध्यान में रखिए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 1976 के द्वारा प्रस्तावना या प्रिएम्बल में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? वो 3 शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता। ये 3 शब्द क्या किए गए? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में प्रिएम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या सेकुलरिज्म, अखंडता। तो ये जो है 3 शब्द क्या किए गए? जोड़े गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रिएम्बल में या प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो केवल 1 बार संशोधन अब तक किया गया है। कब किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया है। क्या संशोधन किया गया था? इस संशोधन के माध्यम से प्रिएम्बल में 3 शब्द और जोड़े गए, 3 शब्द नए ऐड किए गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को क्या किया गया? ऐड किया गया। नेक्स्ट, उसके बाद अगर आप आएंगे राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का बात मानने के लिए बाध्य किया गया, मानने के लिए बाध्य किया गया। क्या किया गया? मानने के लिए बाध्य किया गया। ये कर दिया गया कि राष्ट्रपति क्या करेगा? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल या मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के सलाह पर ही कार्य करेगा। तो क्या कर दिया गया? बाध्य कर दिया गया। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक बार जो है उसको छूट दिया गया कि अगर किसी प्रकार का विधेयक जो है खास करके राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? वापस कर सकता है। लेकिन फिर वैसे ही विधेयक को पास करके अगर राष्ट्रपति के पास पुनः भेज दिया जाएगा तो वैसे समय में राष्ट्रपति जो है क्या करेगा? उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। लेकिन यह व्यवस्था कब की गई थी? 1978 में 44वां संविधान संशोधन। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का बात मानने के लिए क्या कर दिया गया था? बाध्य किया गया। नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। एक और इम्पोर्टेंट इसके द्वारा अमेंडमेंट किया गया था, भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया, भाग 4 क जोड़ा गया। कितना भाग जोड़ा गया? भाग 4 क जोड़ा गया। और इस भाग 4 क में जो है मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया।
मूल कर्तव्यों के बारे में या फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। उस समय कितने मूल कर्तव्य थे? 10 प्रकार के जो है फंडामेंटल ड्यूटीज थे। फिर जो है 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो करंट में जो है नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज या जो है मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 मूल कर्तव्य क्या होंगे? आपको दिखाई देंगे। नोट कर लीजिएगा। तो 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों ने देखा कि इसे लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। और भारतीय संविधान में भाग 4 कर इसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 4 कर में मूल कर्तव्यों को रखा गया था। उस समय 10 प्रकार के मूल कर्तव्य थे। बाद में जो है 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। इस प्रकार मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 11 हो गई। उसके बाद अगर आप आएंगे तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही प्रियम्बल में जो है संशोधन किया गया और प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 नए शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 44वां संविधान संशोधन 1978। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आएंगे। तो 1978 के अंतर्गत सबसे पहले अगर आप आएंगे तो मूल कर्तव्य, एक मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया और बाद में उसे जो है पार्ट 12 से जो है 300 का अनुच्छेद में क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया जो पहले मूल अधिकार के रूप में था। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट के रूप में था। और इस कानूनी अधिकार को भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। भाग 12 के अनुच्छेद 300 क या 300A में क्या कर दिया गया? रख दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो इसी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल में हम लोगों ने देखा था नेशनल इमरजेंसी के अंतर्गत कि भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगाया जा सकता है। कितने आधारों पर लगाया जा सकता है? 3 आधारों पर नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इन 3 आधारों पर क्या किया जा सकता है? लगाया जा सकता है। लेकिन आपको याद होगा तो मैंने ये बताया था कि 1978 से पहले सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था। सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पे कौन सा शब्द था? तो सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पे वहाँ पे आंतरिक अशांति शब्द था।
लेकिन 54वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो उसके लिए जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो इस प्रकार सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने संविधान संशोधन से संबंधित टॉपिक किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित टॉपिक किया। अभी कुछ संशोधन बचे हुए हैं, उन इम्पोर्टेंट संशोधन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी भी प्रकार का आपके मन में टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एंड जय हिंद।